नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। एएमआई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स का अगला लेक्चर अब पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाला है इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार एएमआई से रिलेटेड मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। हम लोग एएमआई का वीडियो लाए हैं कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स का उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर का नहीं रहा है और उन्हें कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स जो सेक्शन ए का एक पेपर होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर आप उससे को बारे में अपने या कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर दिया होगा, शायद बैक लग गई हो या शायद किसी वजह से उनका पेपर ना क्वालिफाई हुआ हो या पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये पेपर बनाया गया जिसमें वो अच्छा खासा केवल पास कर सकते हैं अपना सेक्शन ए में कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे लेक्चर 6 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग का एम ये है कि 10 लेक्चर तक के अंदर अंदर हम लोग इतना पढ़ लें कि हम लोग पासिंग मार्क्स आराम से उसमें ला सकें। इसमें उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको कुछ कंप्यूटर के वर्ड से अवगत करा सकूं और जो एमआई का सिलेबस है कंप्यूटर का उसके बारे में इतनी जानकारी दे दूं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कुछ ना कुछ लिख सकता हूं। अभी तक हमने नेटवर्किंग पूरा पढ़ा है, सॉफ्टवेयर पढ़ लिया पूरा का पूरा, मेमोरी पढ़ ली पूरी, कंप्यूटर का बेसिक पढ़ लिया। और अब हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक सेक्शन ए में जो कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स का पेपर होगा उसमें भी 2-3 ग्रुप में पेपर बंटा होता है। एक एग्जाम पेपर 3 ग्रुप में बंटा होता है। 3 ग्रुप में मैंने बताया कि आप बिना प्रोग्रामिंग सीखे हुए भी, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है, देखिए सेक्शन ए में जब पेपर आप देंगे तो 3 ग्रुप में पेपर बंटा होता है, ए बी और सी, 3 ग्रुप में। ठीक है, और उस 3 ग्रुप में 4 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 4 इसमें होते हैं और इसमें न पता कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, लेकिन टोटल 2-2 नंबर के हुए तो 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 नंबर का इसमें होगा। और अगर ये पूरा सी वाले में 1-1 नंबर के क्वेश्चन हुए तो 20 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के मार्क्स जो ऑक्यूपाई करता है सेक्शन सी पेपर में, ये ध्यान रखिएगा कि ये एक पेपर है जिसमें सेक्शन ए का कोई भी पेपर लेंगे उसमें इसी सीक्वेंस में पेपर्स बनते हैं। ठीक है, तो ए ग्रुप में जो होगा उसमें पहले में देखिए क्या होता है, इस वाले पार्ट में प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन, इसमें भी प्रोग्रामिंग। और ये जो दोनों पार्ट है ना उसमें अक्सर इंफॉर्मेशन सिस्टम से या मैनेजमेंट सिस्टम से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन बी वाला पूरा है इसको तो मैंने लगभग पढ़ा दिया है, कुछ फ्लिप फ्लॉप बचा हुआ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बचा हुआ है, वो इसके बाद में पढ़ाऊंगा। लेकिन सेक्शन एक में आप देखिए 20-20 नंबर के, इस चारों में से 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 20-20 के 4, जिसमें से कोई 2 करना होता है। तो मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि इन दोनों से प्रोग्राम रहता है, इनको आप छोड़ दीजिएगा, फिर भी मैं बेसिक कुछ बता दूंगा। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, इसको आप आसानी से अटेम्प्ट करेंगे तो फुल मार्क्स का काम हो गया। और फिर इनमें मैं चारों पढ़ाऊंगा तो कोई भी 2 कर लीजिएगा, इन दो को या फिर इन्हीं 2 को, जो 2 आपका मन करे इसमें से कर लीजिए आप। और सी से पूरा करना है तो सी में अक्सर आपको 10 क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, आप उनको करके 50 मार्क्स आपको किसी तरह ला करके पास करना है। हालांकि आप चाहें तो पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं, इतना तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा। तो चलिए, हम लोग पूरे मार्क्स लाने का मतलब हुआ कि अटेम्प्ट पूरा कर सकते हैं। मार्क्स तो चलिए आप जैसा लिखेंगे, जैसे आपकी स्टेटमेंट होगी, जैसा आपका तरीका होगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना गारंटी देता हूं कि फेल नहीं होंगे अगर आप वीडियो को अच्छे से देखे हैं और ये नोट्स आप पढ़ चुके हैं। इस नोट्स को जिससे मैं पढ़ा रहा हूं उसको लेने का तरीका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, आप ये नोट्स वहीं से परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है इसको समझना है, और उसके साथ साथ एक टर्म आता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, ये डिसीजन मेकिंग टॉपिक ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैनेजरियल का मतलब होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, और देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर इन्फॉर्मेटिक्स नाम से जो चैप्टर है, ये बुक है जो आपकी पूरी, उसमें कंप्यूटर केवल नहीं है, उसमें 4-5 सब्जेक्ट आ जाते हैं। कौन 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 सा है, एक तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग हो गई, दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तीसरा नेटवर्किंग हो गया आपका, फिर चौथा मैनेजमेंट भी उसी में आ जाता है। तो इतना सारा टॉपिक मिल करके आपको एक बुक पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले, अब इसमें ये मैनेजमेंट टॉपिक है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका कंप्यूटर से कोई खासा लेना देना नहीं है, हेल्प लेंगे कंप्यूटर का,
मतलब मैनेजमेंट में कंप्यूटर हेल्प करेगा, लेकिन ये एक तरह से सेपरेट टॉपिक है। सपोज कर लीजिए कि आप एमबीए के स्टूडेंट हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़िए ताकि आप अच्छा आंसर कर पाएँ। मैनेजमेंट कंप्यूटर भी करता है, इंसान भी करते हैं, तो हमें जो मैनेजमेंट करना है वो कंप्यूटर की मदद से करना है, उसी के बारे में पढ़ना भी है। ठीक है। रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो अक्सर डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या स्टेप्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के, क्या फैक्टर होते हैं डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने वाले, या तमाम चीज़ें। किसी भी तरह से क्वेश्चन, आप एक 10 ईयर्स का पेपर होता है, इसमें कम से कम आप उसको ले लीजिए, और नहीं ले पा रहे हैं तो मैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। जब भी आपका एग्जाम होगा, 2 3 4 5 सालों का प्रीवियस ईयर का पेपर आप ले करके उसको आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या करना है हमें। ठीक है। और वीडियो को जितने भी लेक्चर हैं कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकाल लेंगे। रोल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट का रोल क्या है? इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब जो मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि इट इंक्लूड्स, मतलब इसमें होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी भी चीज़ को प्लान करना, किसी भी कोई भी टास्क है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसमें डायरेक्शन देना और उसको कंट्रोल में रखना। ये सारा चीज़ जो आता है किसके जिम्मे आता है? मैनेजमेंट के जिम्मे। कहीं भी आपको कोई मैनेजमेंट देखना है, सपोज करिए आप शादी विवाह में हैं, खाना पीने का मैनेजमेंट आपको देना है, तो उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे आप? फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर आप डायरेक्शन भी देंगे। जो मैनेजर होता है वो डायरेक्शन भी देता है कि चीज़ों को ऐसे करना है, ये करना है। फिर कंट्रोल में भी रखना है कि स्थितियाँ बिगड़े ना। ये सारा चीज़ किसी भी मैनेजमेंट के लिए जो बेसिक चीज़ है, वो यही चीज़ें हैं जो इसमें लिखी गई हैं। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा है नीचे कंट्रोलिंग के बाद। प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म प्लान्स। प्लानिंग देखिए केवल लॉन्ग टर्म नहीं होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। जैसे कोई कोई प्लान करता है तो वो लंबे समय का प्लान करता है, और कोई ऐसा होता है जो आगे का, बस जस्ट आगे वाली प्लानिंग करता है। तो प्लान के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होते हैं। मैनेजमेंट भी कई लेवल पर होता है। मैं भी आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट के लेवल क्या है, और कौन लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं और कौन लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। कल का कल कंपनी में क्या काम करना है, ये कोई छोटा मैनेजर देखेगा जो साइट का मैनेजर है, लेकिन जो कंपनी का मेन मैनेजर है वो तो ये देखेगा ना कि कंपनी कितने घाटे में जाएगी, कितने फायदे में जाएगी, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन भी मैनेजमेंट ही लेता है, और कल का जो मैनेजमेंट करना है या काम करना है वो भी मैनेजमेंट ही लेता है। तो दोनों में अंतर क्या है? कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है, कोई मिडिल लेवल है, कोई लोअर लेवल है। सबका अपना अपना काम है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं, देर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कई लेयर हैं, जिसमें देख पहला, दूसरा और तीसरा क्या क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, ऑपरेट हो रहा है। जो सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऊपर होता है, उसके नीचे मिडिल लेवल और उसके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। आप देखिए टॉप लेवल के काम यहाँ दिखाए गए हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है इसकी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है ये ओवरऑल, मतलब झटके में थोड़ा सा कल अच्छी बिक्री हुई, परसों अच्छी बिक्री हुई और उसके बाद नहीं हुई, इन सब से इसका मतलब नहीं होता है। ये देखता है कि ओवरऑल 1 साल, 6 महीने, 10 साल इसमें कंपनी की क्या स्थिति रही, तो उस चीज़ को फोकस करता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को करता है और एक स्ट्रेटजी के तहत काम करता है। ये झटके से अपना डिसीजन ना बदलता है, ना तो छोटी छोटी बातों से प्रभावित होता है। ठीक है। ये एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हुए कंपनी को ओवरऑल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि देखिए हर आदमी का अपना रोल होता है कंपनी को आगे ले जाने में, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे हैव पेशेंस एंड दे कैन वेट फॉर बेटर रिजल्ट। ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है यहाँ पे दिखाया गया, देखिए क्या लिखा गया है कि नीड टू प्लान फ्यूचर ग्रोथ एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इनका मेन काम क्या होता है? ये फ्यूचर भी डिसाइड करते हैं। इनका ग्रोथ जो है, फ्यूचर कंपनी जो है उसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कैसा होगा और उसकी डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? देखिए यहाँ मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में लिखा गया है कि डील विथ कंट्रोल, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब ये भी वही करता है, कंट्रोल, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन ये किस लेवल पर? इम्प्लीमेंट द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो गोल अपने डिसाइड किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना, कि जैसे उन्होंने सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो कौन सा मैनेजमेंट होगा जो लागू करेगा? वो इम्प्लीमेंट करेगा। कौन?
मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, देखिए यहाँ पे मैनेजेज एंड मॉनिटर नॉन मैनेजमेंट एम्प्लॉय, मतलब कंपनी में केवल मैनेजर तो होते नहीं हैं, कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जो नॉन मैनेजरियल होते हैं, मतलब उनको मैनेजमेंट से मतलब नहीं, उनको काम दे दिया गया भाई इतना काम कर, जैसे इंजीनियर है तो इंजीनियर मैनेजर नहीं होता है, हालांकि ज़्यादातर इंजीनियर्स मैनेजर ही आजकल बन रहे हैं एमबीए करके। और मैनेजमेंट का काम एक इंजीनियर का अभिन्न अंग है, मतलब कोई भी इंजीनियर हो तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैनेजमेंट भी जानता हो, लेकिन बेसिकली वो उसका काम नहीं, उसके लिए मैनेजर अलग से होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसे नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय होते हैं, कोई मान लीजिए आपको टास्क दिया गया, आपको शाम तक ये काम कराना है, तो वो उनको मॉनिटर करते हैं कौन, मैनेजर्स। मैनेजर्स क्या करते हैं, जो ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनका काम मैनेजमेंट नहीं होता है, उनकी देख रेख करना कि वो सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं, ये काम होता है मैनेजर का, लोअर लेवल के। दूसरा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल मैटर्स, मतलब जो ऑपरेशनल मैटर्स होते हैं जिस पर बेसिकली देखिए ऊपर वाले लोग तो केवल प्लान बना रहे थे और इम्प्लीमेंट कर रहे थे, लेकिन अगर कोई चीज़ प्लान हो रहा है एग्जैक्टली एक अपने मूर्त रूप में है, मूर्त रूप का मतलब होता है जैसा उसको होना चाहिए, अगर वैसा हो रहा है तो वो काम सही हो रहा है कि नहीं, उसका जिम्मेदार कौन होता है। जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपना लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया, फिर उस जो मिडिल लेवल था उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो उसके साथ साथ उसमें गलती ना हो। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि आपको मैप बना कर आया, बड़े इंजीनियर्स ने बना कर दे दिया, ठीक है, उसको फिर से बनाना हुआ तो एक लोअर लेवल मैनेजमेंट ने उसको बोल दिया ठीक है लागू कर दीजिए, और जो साइट पर इंजीनियर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। बात समझ में आ रही, काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लास्ट में लिखा गया है, यहाँ एक ये पहले पढ़ लीजिए, मॉनिटर डे टू डे मैटर्स, हर दिन के जो मैटर्स होते हैं उनको देख रेख करने का काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है, ये भी बात सही है। अब रोज़ रोज़ तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आके देखेगा नहीं। अब नीचे जो लाइन ये लिखी गई है जरा इस पर फोकस करिए आप लोग, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट नीड्स समराइज्ड इन्फॉर्मेशन वाइल मिडिल लेवल नीड्स अ समराइज्ड इन्फॉर्मेशन फॉर ए शॉर्टर पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना वो डे बाय डे का सारा डेटा नहीं चेक करेगा, वो कहेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कि देखो जो काम हो रहे हैं उसका एक रिपोर्ट बनाओ और उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग से नोट करके हम तक पहुंचाओ। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ना समराइज्ड मतलब बहुत छोटे में रिपोर्ट चाहता है, और वो किस दिन के, देखिए यहाँ लिखा है ना कि टॉप लेवल मैनेजमेंट नीड्स समराइज्ड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे नीचे छोटा सा देखिए लिखा है लॉन्गर पीरियड, अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा है लॉन्गर पीरियड, मतलब लंबे समय की एक समराइज रिपोर्ट चाहता है। वाइल मिडिल लेवल मैनेजमेंट नीड अ समराइज्ड इंफॉर्मेशन फॉर ए शॉर्टर पीरियड, मतलब ये छोटे पीरियड के लिए चाहता है कि मतलब ये कुछ ही दिनों का हिसाब, लेकिन बड़े काफ़ी ज़्यादा दिनों का हिसाब जो लेता है। अब अंबानी जी रोज़ ला के जियो का डेटा नहीं ना चेक करेंगे, उसके लिए नीचे मैनेजर हैं, और अंबानी जी लास्ट में उनसे पूछेंगे भाई क्या हाल चाल है, सब चल रहा है ना ठीक ठाक, कि जियो घाटे में तो नहीं जा रहा है। तो जो लोअर मैनेजमेंट होता है वो उनको इन्फॉर्म करेगा नहीं भैया सब ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है, आपकी कंपनी बहुत मुनाफा कर रही है, ये सब सारी चीज़ें। तो लॉन्गर पीरियड का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहता है, और वो किससे मांगेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, जो कि शॉर्टर पीरियड के लिए डेटा को इकट्ठा करता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे हैं केवल मैनेजमेंट की, और अभी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर हम लोग पहुंचेंगे, क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम और कैसे काम करता है। और एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिएगा, अभी एक चीज़ यहाँ पर और हम लोग देख लेते हैं, ये क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का जो कन्वर्जन किया जाता है उसको वो क्या किस सिस्टम के तहत किया जाता है या किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए कोई भी डेटा लोअर लेवल से उठता है और वो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में टॉप लेवल तक पहुंचता है, ठीक है। साइट पर एक इंजीनियर है, वही देख रहा है कि क्या हो रही है चीज़ें, क्या सही है क्या गलत है। टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए सिस्टम दूसरा है, चलिए पढ़ते हैं इसको। रॉ डेटा आर ऑफ नो वैल्यू टू द मैनेजर, किसी भी मैनेजर के लिए रॉ डेटा का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पे लिखा गया है इस चीज़ को, क्यों, फॉर ए रिजल्ट एनी सेट ऑफ डेटा हैज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट इन ए फॉर्मेट दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मोर यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब होता है कि रॉ डेटा का मैनेजर के लिए कोई खास मतलब नहीं है, किसी भी रिजल्ट तक पहुँचने के लिए
कोई भी डेटा अगर दिया गया है तो उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए और इस फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए मैनेजर के सामने, जिससे कि वो यूजफुल हो पाए किस चीज़ के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डेटा प्रोसेस करवाने के बाद जो उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है उसी के आधार पर लेता है। देखिए नीचे क्या लिखा है, दिस प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। मतलब जो प्रोसेस कर दिया जाता है डेटा उसी को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। 10 वी कैन से, मतलब देखिए यहाँ लिखा है 10, इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी विजुअलाइज्ड एज कन्वर्जन सिस्टम दैट कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जा सकता है या समझा जा सकता है कि वो एक तरह का सिस्टम है जो रॉ डेटा को, नीचे देखिए क्या लिखा है, देखिए 10 इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी विजुअलाइज्ड, मतलब इस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम समझा जा सकता है एज ए कन्वर्जन सिस्टम, मतलब एक तरह का कन्वर्जन सिस्टम दैट कन्वर्ट्स रॉ डेटा, मतलब जो बदल देता है रॉ डेटा को इनटू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं में या इंफॉर्मेशन में। ठीक है, द स्टेप्स ऑफ कन्वर्टिंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन में बी एज फॉलोज। मतलब जो स्टेप होते हैं किसी रॉ डेटा को इन यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए वो कौन कौन से हैं, देखिए क्या स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। पहला, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। मतलब आपने कोई चीज़, डेटा मतलब होता है कोई भी रॉ डेटा, मतलब कोई भी आपने बात सुनी नीचे लेवल से, यार आज परचेजिंग हुआ नहीं हुआ, कितना परचेजिंग हुआ, कितना सेल होनी चाहिए थी, कितना नहीं हुई, इनको ले लिया गया, कलेक्ट किया गया। फिर कलेक्ट करने के बाद फिर डेटा को वैलिडेशन, मतलब चेक किया गया। देखिए यहाँ लिखा गया है चेक किया गया, डेटा वैलिडेशन, डेटा को वैलिड है कि नहीं वो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है मतलब डेटा फॉर्म में वो वैलिड है कि नहीं। फिर उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करना और लास्ट में प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं रिपोर्ट बनाना। तो रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या प्रिपरेशन करना पड़ेगा रिपोर्ट का। ये जो फाइनल रिपोर्ट है ना वही पहुंचेगी किसके पास, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। यानी डेटा को समराइज्ड करके पहले कलेक्ट करिए, वैलिडेशन चेक करिए उसका, डेटा को प्रोसेस करिए एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट दैट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? चलिए ये आपने समझ लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का कन्वर्जन कैसे होता है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ऊपर लिखा गया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग बट द कन्वर्जन सिस्टम दैट कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से एक खास टाइप है MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो बार बार आता है। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम लोग बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट एंड आउटपुट यूजुअली फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कंप्यूटर से बनाया जाता है वो 3 कैटेगरी में होता है। पहला होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी इसको कहते हैं TPS। TPS यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। इट रिकॉर्ड्स, मतलब एक तरह का ये भी मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है जो केवल ट्रांजैक्शन रिलेटेड चीज़ों को प्रोसेस करता है। जैसे ट्रांजैक्शन क्या होते हैं भाई, इट रिकॉर्ड्स डे टू डे ट्रांजैक्शन सच एज कस्टमर ऑर्डर, बिल, इन्वेंट्री लेवल एंड प्रोडक्शन आउटपुट। इट जनरेट डेटाबेस which helps an organization to keep track of routine operations. Some basic applications of TPS are listed below. मतलब TPS जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ट्रांजैक्शन का, उसका मेन काम होता है हर दिन के मतलब जितने भी बिल्स हुए, जितने भी कस्टमर ऑर्डर हुए, प्रोडक्शन के इनपुट आउटपुट हुए, उनका ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और उनको इन्फॉर्मेशन में लास्ट में चेंज करेगा। देखिएगा सबसे पहले इसका काम क्या है कि इसका बेसिक एप्लीकेशन, देखिए नीचे यहाँ लिखा गया है सम बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द TPS आर लिस्टेड बिलो। क्या क्या है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब रिकॉर्ड कस्टमर रिक्वेस्ट। दूसरा है अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब रिकॉर्ड द मनी रिसीव्ड। देखिए कई कई सारे कस्टमर ने अपना अपना रिक्वेस्ट डाला, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो ये रिकॉर्ड करते हैं आपका रिक्वेस्ट, फिर वो मनी रिसीव करते हैं। और लास्ट में लिखा है इन्वेंट्री एंड परचेजिंग, मतलब ये आपका कंपनी का स्टॉक भी चेक करते हैं कि कहीं आपने जो सामान लिया उसकी स्थिति क्या है भाई। अब मान लीजिए आपने खरीद लिया, फिर धीरे धीरे वो सामान कम होने लगा तो कभी कभी लिख देता आउट ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक में नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन को नोट करना और उनको प्रोसेस करने का काम किस सिस्टम में होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। ठीक है, दूसरा होता है MIS विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये MIS जो है ना वो बार बार आएगा दिमाग में।
देखिए ऊपर मैंने एक चीज़ लिखा है, एम आई एस का पूरा नाम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मैंने ऊपर एक चीज़ लिखी है कॉल इट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। कॉल इट है वो, इज नहीं है। मतलब देखिए ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लिखा है, आपको समझाने के लिए कि आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को बोल चाल में बल्कि पढ़िए क्या, इंफॉर्मेशन मैनेज सिस्टम, ताकि ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये बताइए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मतलब समथिंग दैट मैनेज द इंफॉर्मेशंस। हमने आपको कई सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे दी, तो आप क्या करेंगे, सारे इंफॉर्मेशन को एक ही तरह से नहीं ना रख देंगे, उनको वन बाय वन समराइज करके तरीके से बताएंगे, ताकि जिसको रिजल्ट निकालना है वो आसानी से चीज़ों को क्या करे, समझ पाए। तो इस तरह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में बेसिकली हम लोग इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए एम आई एस समराइजेज द टी पी एस डेटा। टी पी एस में देखिए क्या हुआ था, आपने देखा था ट्रांजैक्शन वगैरह सब हुआ था, सारा डेटा मिल गया था, तो उसको समराइज करने का काम कौन करता है, एम आई एस। तो नीचे लिखा है एम आई एस समराइजेज द टी पी एस डेटा एंड प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट्स टू द मिडिल मैनेजमेंट। मतलब जो मिडिल मैनेजमेंट होता है उसको एक समराइज रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है, कौन, एम आई एस। सच रिपोर्ट्स में इंक्लूड वीकली सेल्स एंड प्रोडक्शन शेड्यूल्स। मतलब एक हफ्ते में कितना सेल हुआ, उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ चीज़ों का, वो सारी चीज़ों को टीपीएस कलेक्ट करता है ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम में, और उसको फिर किस समराइज्ड वे में मतलब इकट्ठा करके रिपोर्ट के फॉर्म में एमआईएस के पास भेज देता है। द टीपीएस क्रिएट्स अ डेटाबेस एंड एमआईएस यूज्ड इट। मतलब टीपीएस में कई सारे अब डेटाबेस क्या है मैं आपको डीबीएमएस पे पढ़ाऊंगा अभी आगे। द टीपीएस क्रिएट्स अ डेटाबेस एंड एमआईएस यूजेज इट। द एम आई एस रिपोर्ट्स में बी कैटेगराइज्ड एज अंडर। एम आई एस की जो रिपोर्ट होती है, एम आई एस क्या करेगा भाई, एक टी पी एस के सारे डेटा को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट बनाएगा। तो देखिए होगा क्या, एम आई एस जो रिपोर्ट बनाएगा वो 3 कैटेगरी की रिपोर्ट बनाता है। पहला पेरियोडिक रिपोर्ट, मतलब हर महीने या हर सप्ताह एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है एम आई एस को कि भाई इस हफ्ते ये हुआ, इस महीने ये हुआ। ऐसा रिपोर्ट बनाने का काम एम आई एस करता है। मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन मिले उनको मैनेज करके एक रिपोर्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है एम आई एस। लेकिन पहला उसमें पहले तरह की जो रिपोर्ट होती है, जैसे वो पेरियोडिक रिपोर्ट है, मतलब हर एक निश्चित पीरियड के बाद बनेगी वो। इट इज़ प्रोड्यूस एट रेगुलर इंटरवल्स, आर ऑफ द नेचर ऑफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। फॉर एग्जाम्पल एम आई एस में जनरेट मंथली सेल्स और प्रोडक्शन रिपोर्ट्स एंड सर्कुलेट दोज अमॉन्गस द मैनेजर। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हर महीने या साल की सेल को रिपोर्ट के रूप में सर्कुलेट कर देता है ये किसके पास, मैनेजर्स के पास। किसको, किसमें, आई मीन पेरियोडिक रिपोर्ट्स में। लेकिन कुछ एक्सेप्शन रिपोर्ट्स होते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब होता है अचानक से अगर कुछ अनयूजुअल सा हुआ, जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई किसी चीज़ की और लोग तेज़ी से परचेज करने लगे, तो अचानक से कोई उतार चढ़ाव होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का काम, उसकी रिपोर्ट बनाने का काम जो है वो हर पीरियोडिक तो होगा नहीं, मतलब उसका समय तो निर्धारित होगा कि नहीं हर महीने। जैसे अचानक किसी कंपनी में कोई चीज़ बहुत ताज़ा तेज़ी से ख़त्म होने लगी, तो तुरंत रिपोर्ट एक बनानी पड़ेगी और एमआईएस उस बनाएगा उसको और भेजेगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास, देखिए इस लेवल में बहुत तेज़ी से इस चीज़ में बदला हुआ है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन समथिंग अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड अकर्स। मतलब कुछ जब अधिक अजीब तरीके का होने लगता है तो ये रिपोर्ट तुरंत बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ डिमांड इज़ गेटिंग बिलो और हाई सडनली, यानी कोई डिमांड अचानक से घट या बढ़ जाए तो आपको तुरंत एक रिपोर्ट बना के एमआईएस के द्वारा भेजनी पड़ेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, ताकि वो उसका डिसीजन ले कि इसका करना क्या है। फिर तीसरी चीज़ चलती है आपकी, तीसरा सिस्टम जो इसका होता है डिमांड रिपोर्ट। सपोज हम ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, हर महीने हम एक रिपोर्ट बना के टॉप लेवल मैनेजमेंट को देते हैं और साथ ही साथ अचानक से कोई बदलाव के कारण भी रिपोर्ट देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डिमांड करता है कि भाई अभी आज का थोड़ा आज तक का एक रिपोर्ट बना के हमें भेजिए, हमें कुछ काम है। तो डिमांड रिपोर्ट कहते हैं उनको। डिमांड रिपोर्ट क्या होती हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम इफ़ समथिंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय देम। मतलब अगर उन्हें कुछ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए वो तुरंत क्या करते हैं, एक डिमांड करते हैं कि अभी तक का हमें रिपोर्ट जो है बना के भेज दीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ आती है, आपने अभी तक मैनेजमेंट समझा, इंफॉर्मेशन सिस्टम समझा, और ये एमआईएस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है ऑफिस
ऑफिस ऑटोमेशन देखिए एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहें तो देखिए जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ से मैं काम भर का पढ़ा रहा हूँ। आपको उसके बारे में थोड़ी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उसको ओपन कर लीजिए सीधे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो आपके एएमआई के लेक्चर तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो अलग से, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट वालों में किसी न किसी के पास मिल जाएगा कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या है। किसी भी ऑफिस को ऑटोमेटिक बना देना ऑफिस ऑटोमेशन कहलाता है। जैसे बार बार कोई मेल भेज रहा है, फिर उसको कोई रिसीव करके साइन करके भेज रहा है, तो ऑफिस में अब क्या ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें हो जाए अपने आप। तो देखिए क्या कह रहा है ऑफिस ऑटोमेशन में, ऑफिस ऑटोमेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ taking office tasks normally performed by human staff and creating mechanical process to complete them। मतलब होता है कि ऑफिस ऑटोमेशन बेसिकली एक तरह का ऐसा टास्क है, प्रोसेस है। मतलब इस ऑफिस ऑटोमेटन के प्रोसेस में ऑफिस के कोई टास्क हो जो नॉर्मली आदमियों द्वारा किए जाते हों या ह्यूमंस द्वारा किए जाते हों, उनको ले करके उनमें मशीन की हेल्प लेकर उनको कंप्लीट करना ऑफिस ऑटोमेशन कहलाता है। कोई आदमी है चिट्ठी यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करता था पहले ऑफिस में, फाइल यहाँ से वहाँ ले जाओ, लेकिन अब क्या हुआ, कंप्यूटर में एक आदमी क्लिक किया, यहाँ की फाइल वहाँ हो गई, तो ऑफिस ऑटोमेटिक हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशन। मॉडर्न ऑफिस ऑटोमेशन इन्वॉल्व्स हैविली यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स विच ऑटोमेट्स मेनी ट्रेडिशनल ऑफिस टास्क। मतलब अब हमारे जो मॉडर्न ऑफिस हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में भारी कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है, जो कि सारे पुराने परंपरागत तरीकों के ऑफिस के कामों को तेज़ी से कर देते हैं। उसमें क्या क्या है, ईमेल ऑटोमेशन है। ईमेल मतलब आप कुछ भी चीज़ बुक करते हैं, तुरंत फ्लिपकार्ट वाला आपके पर मैसेज भेज देता, तो वो आदमी कोई थोड़ी भेजता वहाँ से, वो ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाता क्या, यू हैव परचार्ज दिस 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 एंड पे दिस अमाउंट ऑफ डिलीवरी बॉय। ये सब चीज़ें आप अपने आप सुनते रहते हैं, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन है और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। मतलब किसी चीज़ पर आप देखते हैं, अगर चैटिंग करेंगे किसी, मान लीजिए कस्टमर केयर से आजकल बात कम हो पा रही है, चैटिंग हो पा रहा है, तो आप चैटिंग में हाय लिखते हैं तो उधर से तुरंत एक ऑटोमेटिक मैसेज आता है। तो इस तरह की ऑटोमेटिक चीज़ों को ऑफिस ऑटोमेशन में दर्शाया जाता है। तो अगर आप इतना जान चुके हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, दैट मीन्स टू मेक आर ऑफिस ऑटोमेटिक, तो आप इसके बारे में जो मन करे अपने मन से लिख सकते हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है। इससे मैन पावर की बचत होती है और काम तेज़ी से होता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये सब चीज़ें मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार कॉमन है, एग्जाम में आना ही आना है, जिसका नाम है डीवीएमएस। डीवीएमएस क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत दुखद है। आपको एमआई अगर आप कर रहे हैं तो आपको डीवीएमएस जानना बहुत ज़रूरी है। विच इज़ कॉल्ड, डीवीएमएस इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डेटा क्या है, फिर जानना पड़ेगा डेटाबेस क्या है, और फिर ये जानना पड़ेगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटा इज समथिंग दैट इज इन रॉ फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर, या जो भी चीज़ें आपके पास हैं। तो देखिए डेटा के बारे में लिखा क्या गया है, डेटा इज एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज गैदर्ड एंड ट्रांसलेटेड फॉर सम पर्पज, यूजुअली यूजुअली एनालिसिस। इट कैन बी एनी कैरेक्टर इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड नंबर, पिक्चर, साउंड और वीडियोज़। मतलब जो आपका होता है डेटा, वो क्या हो सकता है, वो साउंड हो सकता है, वो कोई फाइल हो सकती है, वो कोई वीडियो हो सकता है, या जो भी चीज़ें। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, डेटा जब भी होता है वो रॉ फॉर्म में है। अगर वो डेटा जो है प्रोसेस हो गया तो उसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है तो सबसे पहले हमने जान लिया कि डेटा क्या होता है, ठीक है। तो डेटा समझ में आ गया। सपोज आपको किसी कॉलेज के बच्चों को टारगेट करना है एडमिशन के लिए, ठीक है, कि एडमिशन आपको करवाना है, तो आपने एक बच्चे का फ़ोन नंबर और लिया, और उसके बाद उस बच्चे से कांटेक्ट करेंगे आप। अगर आप कॉलेज के किसी बच्चे से नंबर लिए उनका और उनको कांटेक्ट करेंगे आप एडमिशन के लिए, सपोज आपका काम है कॉलेज में एडमिशन करवाना, तो क्या हर बच्चे का अलग अलग नंबर लिखेंगे? डेटा तो उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, वो कहाँ से, ये सब डेटा हुआ। लेकिन ऐसे बच्चे होंगे जिनका नंबर आप इकट्ठा किए होंगे, जिनसे बात करनी होगी, या आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका काम है इंश्योरेंस कराना, तो आप अपने पास डेटा रखेंगे ना, तो सारे एक ही तरह के डेटा हैं। मतलब सब
सब ऐसे डेटा हैं जिनमें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर उनका एड्रेस है, तो दिस ऑल डेटा कंबाइंडली कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस देखिए नीचे लिखा गया है कि डेटाबेस, द डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब एक ही तरह के डेटा का एक साथ जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस के बारे में देखिए यहाँ लिखा गया कि फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ फ़ोन, किसी फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करेंगे तो वो एक तरह का डेटाबेस है। कॉलेज फैकल्टी इन्फॉर्मेशन, कोई कॉलेज के वेबसाइट पर गए और इन्फॉर्मेशन चेक किए, सारे फैकल्टी का नाम एक साथ आ गया, तो आप कॉलेज का डेटाबेस चेक किए। फिर देखिए पीएनआर लिस्ट ऑफ पैसेंजर, मतलब किसी पैसेंजर का, आपने रेलवे पर पीएनआर लिस्ट देखा, रेलवे में सब यात्री हैं, सारे यात्रियों का एक जगह ही पीएनआर नंबर मिलेगा, तो वो पीएनआर का पूरा डेटाबेस हुआ सारे यात्रियों का। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी होती है, सारे वहाँ पे बुक ही मिलता है, तो वो भी एक तरह का डेटाबेस है। दीज आर द डेटा ऑफ सम काइंड ऑफ पर्सन थिंग्स और ऑब्जेक्ट, ये सब समझ गए होंगे आपकी डेटाबेस क्या है। डेटा क्या है? एक एक कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप आगे कोई काम करने वाले हैं वो आपके लिए डेटा का काम करेगी, और वैसे कई सारे डेटा मिलकर डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखा है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इससे इतना समझ गए होंगे कि डेटाबेस को मैनेज करना पड़ता है ताकि चीज़ों को ढूंढना, जैसे आप फ़ोन नंबर नोट करते हैं तो बताइए अगर वो अल्फ़ाबेटिकली नहीं होता, ए के बाद बी के बाद सी, तो उनको ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता। तो अब आप कोई भी नंबर आप सेव करते हैं तो आपका मोबाइल अपने आप उसको डेटाबेस में ऐसी जगह सेट करता है ताकि आपको उसको ढूंढना आसान हो जाता है। हमारे मोबाइल में एक डीबीएमएस काम कर रहा होगा, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मैंने सिस्टम का मतलब आपको पहले ही बताया था, सिस्टम इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर वी यूज़ फॉर कंप्यूटर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज आवर डेटाबेस so that the retrieval and access is easy, erasing is easy, replacement is easy। तो मतलब किसी भी डेटा को अगर एक्सेस करें तो उस डेटा को तेज़ी से हम निकाल पाएँ, एक्सेस कर पाएँ, इसके लिए डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए डीबीएमएस क्या है, पढ़िए वन बाय वन। डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू मैनेज द डेटाबेस, फॉर एग्जांपल MySQL, ये Oracle, ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, डीबीएमएस ऑल्सो प्रोवाइड एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डेटाबेस क्रिएशन, स्टोरिंग डेटा इन इट, अपडेट डेटा, क्रिएटिंग टेबल इन डेटाबेस, इन ब्ला, जो भी चीज़ें हैं। डीबीएमएस का क्या काम होता है? जब भी हम कोई डेटाबेस से रिलेटेड जितना काम, जैसे डेटाबेस तैयार करना, फिर उन डेटाबेस को मैनेज करना, उनको एक टेबल के रूप में लगाना, और ये सारी चीज़ों का काम कर डेटाबेस मैनेजमेंट में ही आता है और यही करता है। अगला लिखा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होता है वो आप जो भी डेटा उसके अंदर रखेंगे वो सॉफ्टवेयर उस डेटा को प्रोटेक्ट भी करेगा, सिक्योरिटी भी देता है। और फिर लिखा है लास्ट में, a database management system stores data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and produced information। मतलब डेटाबेस डेटा को इस तरह से स्टोर करता है जिससे उन डेटा को निकालना, मतलब मैनिपुलेट मतलब तोड़ना मोड़ना या बदलना, और प्रोड्यूस करना यानी उसको बाहर निकालना ईजी हो जाता है। ठीक है, आगे और है, इट कैन रिड्यूज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, मतलब कई डेटा अगर आप गलत तरीके से फीड कर दिए इधर का उधर इधर का उधर, तो डेटाबेस ना उनको ईजी वे में कर देता है ताकि हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। इट कैन शो द डेटाबेस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज कोई आया, आप मोबाइल में जब कुछ चीज़ देखते हैं मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप में, तो आप उसको ग्रिड मोड में देख सकते हैं, आप उसको लिस्ट मोड में देख सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे सामने वन बाय वन लिस्ट आ जाए, उसके सामने फाइल की साइज़ लिखी रहे, कोई चाहता नहीं हमारे पास आइकन्स के फॉर्म में आए। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से डेटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के द्वारा चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं ताकि उनको देखने में आपको आसानी हो। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रिवेंट डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। देखिए कोई भी एक ही डेटा बार बार आप रख दे रहे हैं, जैसे आपने एक ही नंबर कई बार सेव करते हैं तो तुरंत मोबाइल क्या करता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कोई सेम फाइल नाम आप दोबारा कॉपी करते हैं तो लिखता है कि दिस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट वन आई रिप्लेस इट। आपने ऐसा देखा होगा कई बार मैसेज खुल के आता है कि ये फाइल ऑलरेडी आपके इस फोल्डर में है। तो इससे आप क्या सीखें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को 2-3 बार डुप्लीकेट होने से बचाता है, जिससे मेमोरी भी क्या होती है, बचती है हमारी। ठीक है, समझ गए होंगे चीज़ों को।
अब देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज क्या है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्त, बार बार पूछता है कि क्या एडवांटेज है। देखिए डेटा डुप्लीकेसी रिडक्शन, मतलब डेटा डुप्लीकेसी नहीं होती है। शेयरिंग इज इजी एंड और लिखा है एंड इन ऑथराइज्ड वे, मतलब शेयरिंग मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना इजी भी है और ऑथराइज्ड भी है। ईजिली सर्चेबल, मतलब डेटा आसानी से सर्च किया जा सकता है। सिक्योर, मतलब डेटा सिक्योर रहता है। ये सब डीबीएमएस करता है, वो डेटा को बचाता है, ये सब चीज़ें सिक्योर करता है। लेस मेमोरी, मतलब डुप्लीकेसी न होने की वजह से मेमोरी कम यूज होती है। बैकअप एंड रिकवरी, मतलब किसी भी डेटा का खोने पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर सॉफ्टवेयर है तो डेटा को जल्दी रिकवर कर सकता है। फिर है सर्च स्पेंड एंड सिंप्लिसिटी, सॉरी सर्च स्पीड एंड सिंप्लिसिटी। तो सर्च स्पीड उसकी हाई रहती है, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से डेटाबेस में रखेंगे तो सर्च करने में इजी रहता है और सिंपल रहता है। लास्ट में लिखा है इजी टू क्लासीफाइड द डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर, किसी निश्चित तरीके से अगर आप डेटा को सजाना चाहें तो आप सजा सकते हैं ताकि आपको उसको ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। देखिए डीबीएमएस हैज फॉलोइंग टाइप ऑफ यूज़र ग्रुप, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो पूरा एक्चुअली क्या है, ये पूरा कई सारे डेटा सिस्टम के डेटा जो है वो रखे गए हैं, वो अच्छे तरीके से तय करके रखे गए हैं, उनको जिसको ज़रूरत हो वो देख सकता है। तो कई लोग तो केवल देख सकते हैं, कई लोग उनमें फेरबदल कर सकते हैं। इस टाइप से कैटेगराइज किया गया है कि इनको, कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस हैज फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रुप, डेटाबेस के जो यूज़र होते हैं उनके ग्रुप होते हैं, कौन कौन उनको किस रूप में यूज करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बारे में अभी हम लोग नीचे बात करेंगे। सबसे पहले होता है एंड यूजर। एंड यूजर देखिए क्या होता है, वो सबसे नीचे तबके का आदमी होता है। सपोज करिए आपको कोई फेसबुक चलाना है, ठीक है, तो फेसबुक पर आप चला रहे हैं, आप एक कस्टमर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप सीधे मार्क जुकरबर्ग को नहीं कॉल कर देंगे, आप एक आदमी होगा जो आपकी बात को सुनेगा हेल्प डेस्क में, वो केवल उस डेटाबेस से ये चेक करके बता सकता है कि हाँ ये चीज़ आपकी गड़बड़ है, वो उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो एंड यूजर होता है, देखिए उसमें लिखा एंड यूजर इज नॉट अ ट्रेंड पर्सन बट यूजेस डेटाबेस टू गेट रिस्पॉन्स ऑफ हिज और हर क्वेरीज, ही जस्ट कैन सी द इंफॉर्मेशन बट कैन नॉट मेक एनी चेंज इन डेटाबेस। डेटाबेस में कोई बदलाव किए बिना ये केवल डेटाबेस को देख सकता है और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ये भी एक ग्रुप है, ये भी एक यूजर है। एप्लीकेशन को जो प्रोग्राम करते हैं, इट कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम, मतलब ये डेटाबेस को किसी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। अगला चीज़ है सोफिस्टिकेटेड यूजर, दे कैन इंटरेक्ट विद द डीबीएमएस बाई फैमिली बाई फॉर्मिंग देयर रिक्वेस्ट इन डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, मतलब ये भी ये डेटाबेस के साथ ना जुड़ सकते हैं, मतलब ये इंटरेक्ट कर सकते हैं उनका डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज को चूज करके, ठीक है। स्पेशलाइज्ड यूज़र कौन होते हैं, स्पेशलाइज्ड यूज़र वो होते हैं जो अब ये अच्छे तरीके से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ये डेटाबेस में राइटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए लिखा है कैन राइट स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये डेटाबेस के लिए प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, केवल देखना नहीं है, ये उसमें थोड़ा फेरबदल भी कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल है डीबीए यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आपसे सब नहीं पूछेगा लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल में पूछता है कि डेटाबेस में डीबीए का क्या रोल है। तो एक चीज़ जान लो दोस्त कि डीबीए का पूरा नाम ही है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब एक तरह से मालिक ही समझिए आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जो सॉफ्टवेयर पूरे डेटा को हैंडल कर रहा है, वो हैंडल कौन कराएगा, कैसे कराएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर कराएगा, ठीक है ना। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस। समटाइम्स अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, मतलब एक एक्सपर्ट्स की टीम इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए, मतलब हो कई बार तो कई आदमी मिल करके डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। आगे लिखा है द DBA यूज द DBMS सॉफ्टवेयर टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा। जो DBA होता है यानी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। द मेजर रोल ऑफ DBAR, ये क्वेश्चन एक बार पूछा है कि DBA का रोल क्या होता है DBMS में, ये इसको ज़रा ध्यान समझिएगा। इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग डेटाबेस, डेटाबेस को इंस्टॉल करना और अपग्रेड करना समय समय पर। आगे लिखा है एलोक्वलिटी सिस्टम स्टोरेज एंड प्लानिंग फ्यूचर स्टोरेज रिक्वायरमेंट फॉर डेटाबेस सिस्टम। अगर डेटा बढ़ता जा रहा है, जैसे
पहले यूजर की संख्या जियो वालों की कम थी, तो नेट स्पीड अच्छी आती थी, कम ही लोग कर्मचारी मिलकर मैनेज कर लेते थे। आज इतने ज़्यादा जियो के यूजर हो गए कि उनको मेंटेन करना मुश्किल पड़ रहा है। तो उस केस में आप जानते हैं उसके लिए कौन डीबीए क्या करेगा, डीबीए देखेगा कि स्टोर की रिक्वायरमेंट फ्यूचर के लिए क्या है। देखिए यहाँ लिखा है कि लोकेलिटी सिस्टम स्टोरेज एंड प्लानिंग फ्यूचर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स फॉर डेटाबेस सिस्टम। आगे है मॉडिफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर एज रिक्वायरमेंट्स, समय समय पर ज़रूरत के अनुसार डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो रूपरेखा, उसको बदलता रहता है। ठीक है, कौन डीबीए। आगे आपका है देखिए कि इनरोलिंग न्यू यूजर एंड मेंटेनिंग सिस्टम सिक्योरिटी, नए लोगों को अपने डेटाबेस में जुड़ना और फिर भी डेटा को सिक्योर रखना। आगे है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर एक्सेस टू डेटाबेस, कौन डेटाबेस में घुस रहा है, कौन उसको देख रहा है, इसका मैनेजमेंट भी यही देखता है। ठीक है, यही। आगे प्लानिंग फॉर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटाबेस इंफॉर्मेशन, किसी केस में अगर आपका डेटाबेस क्रैक कर गया, हैक हो गया, तो उसको बचाने के लिए प्लानिंग कर किया रहता है, उसके बैकअप के लिए और रिकवरी के लिए। कौन डीबीए। डीबीए का काम ही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सुरक्षा करना, कंट्रोल वे में उसको सही तरीके से चलाना। सातवीं चीज़ है जनरेटिंग रिपोर्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस में डेटा इकट्ठा होता जा रहा है और समय समय पर उसका रिपोर्ट बनाना या फिर ज़रूरत के अनुसार उसको रिप्रेजेंट करना डीबीएमएस में डीबीए का काम होता है। ठीक है, नीचे लिखा गया देखिए कि डीबीए मॉडल्स में भी ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो डीबीए होता है उसके कई कैटेगरी में उसकी तरीके से उसको बनाया जाता है और उसके नीचे दिए गए कैटेगरी हैं। ठीक है ना, तो पहली कैटेगरी है हायरार्चिकल डेटा मॉडल, यानी कलेक्ट ए डेटा इन सच अ वे, नीचे देखिए लिखा गया है। असल में किसी डेटा को ना, यहाँ नीचे पढ़िएगा ध्यान से चीज़ों को, हायरार्चिकल मेथड ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि कलेक्ट डेटा इन सच अ वे दैट ओनली वन पेरेंट एंड वन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब एक ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब एक पेरेंट होता है किसी का और उसके नीचे दो चिल्ड्रेन हैं, इनके फिर तीन चिल्ड्रेन हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनके फिर तीन चिल्ड्रेन हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये एक ट्री की तरह बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी ब्रांचेज निकल रही हैं, या एक पेरेंट है और उसके कई सारे क्या हैं, शाखाएं हैं जिनके रूप में वो निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे लिखा गया है कि डीबीएमएस का ये जो सिस्टम होता है, लुक लाइक अ फैमिली ट्री, रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ रूटेड ट्री, वन कैन नॉट इंसर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए चाइल्ड हुज डज नॉट हैव अ पेरेंट्स, मतलब किसी भी डेटा को फीड करने के लिए, जैसे पी में कुछ भरना है तो पहले ए से हो के आपको उसकी इजाज़त, फिर बी की, तब पी पर आप पहुंच पाएंगे। तो इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हायरार्चिकल डेटा मॉडल जो है, हायरार्चिकल मतलब होता है क्रमिक, एक के बाद ही दूसरे तक आप पहुंच पाएंगे, ये सिस्टम होता है डेटाबेस का। ठीक है, हायरार्चिकल। दूसरा कौन सा है, नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में ना कोई दिक्कत नहीं, एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है, और फिर एक ही पेरेंट है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स, वन चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट्स, और वन पेरेंट्स मल्टीपल चाइल्ड, कोई भी केस में इसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है। डेटा स्टोर करने के लिए किसी के पेरेंट्स की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें देखिए नीचे लिखा गया है यहाँ पे क्या, लुक्स लाइक सेवरल ट्रीज विच शेयर ब्रांचेज, मतलब ऐसी ट्रीज को दिखाया गया है जो आपने ब्रांचेज आपस में शेयर कर रही हैं। इन नेटवर्क मॉडल इंसर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए चाइल्ड इज पॉसिबल, किसी चाइल्ड की इंफॉर्मेशन अगर डालनी है तो इजीली आप उसमें कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। RDBMS यानी रिलेटेबल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ये क्या होता है। RDBMS मतलब रिलेटेबल DBMS या रिलेशनल DBMS इज रिलेटिंग न्यू हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। आगे देखिएगा, इसमें ये सबसे, बाकी जितने मॉडल है ना उसमें सबसे न्यू मॉडल है ये। इसमें कोई भी डेटा को इंटर करना है तो कुछ नहीं है, टेबल बना होता है, उस टेबल में जा कर के किसी भी डेटा के बारे में आप उस डेटा का इंफॉर्मेशन भर सकते हैं कि कोई, और किसी भी डेटा को कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन किस टाइप का है, इस टाइप से है, RDBMS टाइप का। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, डेटा इज स्टोर्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन सिंपल एंड सिमेट्रिक, डेटा इंसर्शन इज ईजी, डेटा को इसमें फीड करना ईजी है। लिखा है ईच रिकॉर्ड्स में हैव मल्टीपल चिल्ड्रेन एंड मल्टीपल
पेरेंट। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा RDBMS के बारे में। आपको यहाँ से मैं मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म करता हूँ। डिटेल में मैनेजमेंट को पढ़ना है तो मैं आपको सुविधा बता दिया हूँ कि आप इन टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका नाम गूगल यूट्यूब डाल के अलग से आप उनको पढ़ सकते हैं अगर डिटेल में पढ़ना चाहें। अगला टॉपिक हम लोग का होगा लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कौन सा टॉपिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला टॉपिक देख लीजिए यहाँ पे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। धन्यवाद।